24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट दिल्ली जा रही है। आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान है कि इनके लिए दिल्ली की ये दूरी बहुत दूर होने वाली है। इस प्लेन को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए $200 मिलियन की मांग करते हैं। अगले 7 दिन तक पूरा देश दिल थाम कर इस हंगामे को टेलीविजन न्यूज पर होते हुए देखता है। एक ऐसी हाईजैकिंग जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हाईजैकिंग और आखिरी प्लेन हाईजैकिंग थी। इसके बाद से आज तक इंडिया में कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। आइए इस पूरे इंसिडेंट को गहराई से समझते हैं। इस फ्लाइट की काठमांडू से टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट में पैसेंजर्स को खाना सर्व किया जाता है। जब पैसेंजर्स अपना लंच खा रहे थे तभी अचानक से 4 मास्क पहने लोग खड़े होते हैं, लोगों का खाना छीनना शुरू करते हैं और अनाउंस करते हैं कि इस प्लेन को अब हाईजैक किया जा चुका है। हाईजैकर्स बड़ी जल्दी पायलट की केबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि वेस्ट की दिशा में उड़ते रहो। एक्चुअली में हाईजैकर इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, तो ये प्लेन दिल्ली से आगे निकलता है पाकिस्तान की ओर, स्पेसिफिकली लाहौर के एयरपोर्ट की ओर। लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे उन्होंने इसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम यहाँ लैंड नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग की ये खबर पता चलती है 4:40 पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिजेश मिश्रा को इसके बारे में करीब 1 घंटे बाद पता चलता है 5:20 पर। 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट IC814 के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन देवी शरण इन्हें बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया। कैप्टन कहते हैं इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि प्लीज पाकिस्तान वालों को कहो हमें लैंड करने, क्योंकि हाईजैकर्स यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने लग रहे हैं। हाईजैकर्स धमकी दे रहे हैं कि वह पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे अगर हमें पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया। शाम के ठीक 6:30 पर इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान से कि प्लेन को लाहौर में लैंड करने दिया जाए, लेकिन परमिशन अभी भी नहीं दी जाती। इसी बीच प्लेन में बैठे कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स से बात करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में अब फ्यूल बहुत कम बचा है, हम यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते, हमें कहीं पर लैंड करना पड़ेगा प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। हाईजैकर्स को कन्विंस करने में ये सक्सेसफुल रहते हैं और हाईजैकर्स मान जाते हैं कि ठीक है प्लेन को अमृतसर में हम लैंड करा देंगे रिफ्यूलिंग के लिए। 6:44 पर फ्लाइट अमृतसर की ओर डिसेंड करने लगती है। अब ये एक ऐसी चीज थी जो ये हाईजैकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्होंने इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया था और इंडिया में ही उसका लैंड हो जाना मतलब इंडियन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के पास एक बड़ा अपर हैंड होगा। इंडियन फोर्सेस अब शायद बड़ी आसानी से सिचुएशंस को कंट्रोल में ला सकती है, क्योंकि प्लेन इंडिया में लैंड होने जा रहा है। लेकिन आगे जो होता है वो बहुत ही ऐतिहासिक ब्लंडर है। तो ऐसी क्या गलती कर बैठती है इंडियन अथॉरिटीज? गलती एक नहीं बल्कि कई होती है। 7:01 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट की जाती है कि फ्लाइट में फ्यूलिंग की जाए। कमाल की बात तो यह है कि पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में सिर्फ 1 घंटे पहले यानी कि 6 बजे ही पता चलता है, और वह भी बाकी ऑफिसर के थ्रू नहीं बल्कि टीवी न्यूज के जरिए। इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर था ये, पर कि इतने इम्पोर्टेंट आदमी को इस हाईजैकिंग की खबर पता चलती है टीवी देखकर। कैप्टन देवी शरण एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को प्लीज रिफ्यूल कर दीजिए। इन आतंकवादियों के द्वारा धमकियां दी जा रही है कि ये लोगों पर हमला करना शुरू कर देंगे, पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। 15 मिनट गुजर जाने के बाद भी कोई रिफ्यूलिंग नहीं की जाती। हाईजैकर एक्चुअली में एक आदमी पर हमला कर देते हैं, सतनाम सिंह। एक चाकू से उन्हें काफी चोट पहुंचती है उनकी गर्दन पर। एक बार फिर से कैप्टन देवी शरण रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन की रिफ्यूलिंग जल्दी से जल्दी की जाए। इसी बीच 40 मिनट गुजर जाते हैं। 7:45 पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के एक प्लान बनाता है और पंजाब पुलिस को ऑर्डर देता है। वह सोचते हैं कि क्यों ना प्लेन के सामने एक फ्यूल टैंकर ले जाकर खड़ा कर दे उसका रास्ता रोकने के लिए। तो एक फ्यूल टैंकर चलना शुरू कर देता है प्लेन की ओर, लेकिन फ्यूल टैंकर का जो ड्राइवर था वह थोड़ी तेज गाड़ी चलाने लग रहा था। तो ATC को लगा कि जितनी तेज गाड़ी चलाएगा तो हाईजैकर्स को ये न लगे
कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो उस ड्राइवर को बोला जाता है कि गाड़ी को धीरे चलाई जाए। और ड्राइवर मिसकम्युनिकेशन कहो या क्या कहो, वह अचानक से रोक देता है फ्यूल टैंकर को। प्लेन में कॉकपिट में जो बैठे थे हाईजैकर्स और कैप्टन, वह इस चीज को होते हुए देखते हैं और हाईजैकर्स को लगता है कि ये क्या हो रहा है। पहले ये गाड़ी बड़ी तेजी से हमारी ओर आ रही थी, फिर अचानक से रुक गई। यहाँ कुछ तो मसला है, ये कुछ ना कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने कहा बहुत हो गई रिफ्यूलिंग, प्लेन को वापस हवा में ले जाया जाए बिना रिफ्यूलिंग के। कैप्टन शरण को तुरंत प्रेशराइज किया जाता है कि प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ाया जाए और प्लेन एक बार फिर से हवा में चला जाता है। ये होता है एग्जैक्टली 7:49। उसी समय वहाँ पर एनएसजी के कमांडो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं। ऑपरेशन पूरी तरह से बैकफायर कर जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि प्लेन में अभी भी फ्यूल नहीं डला। टेक ऑफ के वक्त कैप्टन देवी शरण एटीसी को मैसेज भेजते हैं, वी आर ऑल डाइंग, हम सब मरने वाले हैं। अमृतसर से लाहौर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और ये फ्लाइट एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर मुड़ती है। एक बार फिर से पाकिस्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल परमिशन डिनाइड कर देता है। हम लैंड नहीं होने देंगे इस प्लेन को पाकिस्तान में। उन्हें खतरा था कि हाईजैकर्स पायलट को प्रेशराइज करके जबरदस्ती लैंडिंग कराएंगे लाहौर के एयरपोर्ट पर। तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर एक्चुअली में सारी लाइट को बंद कर दिया जाता है ताकि प्लेन को लैंड करना भी चाहे तो बहुत मुश्किल हो बिना लाइट के। लेकिन कैप्टन शरण के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है हाईजैकर्स की तरफ से कि वह कहते हैं कि हमें नहीं फर्क पड़ता यहाँ पर रनवे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हमें प्लेन को लैंड कराना है, कहीं पर भी कराओ। तो फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आती है और अचानक से कैप्टन शरण रियलाइज करते हैं कि वो एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंड करने जा रहे हैं। ये देखकर वह एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, हम एक हाईवे पर क्रैश लैंड कर जाएंगे अगर आपने हमें आपके एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया। ये सुनकर फाइनली लाहौर एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल एग्री कर जाता है और ये प्लेन लाहौर में लैंड करता है 8:07 पर। इंडिया की ओर से पाकिस्तान के एयरपोर्ट ऑफिसर को बोला जाता है कि प्लीज इस प्लेन को दोबारा से मत उड़ने देना। यहाँ पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट पर फाइनली प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करने से रोकने के लिए फिर से लाइट स्विच ऑफ कर दी जाती है और कमांडोज इस प्लेन को घेर लेते हैं। हाईजैकर्स इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, उनके डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा। एक और पैसेंजर्स पर हमला किया जाता है। रूपिन कटिया 25 साल के गुड़गांव के आदमी जो अपने वाइफ के साथ हनीमून से वापस लौट रहे थे, बाद में चलकर रूपिन का देहांत भी हो जाता है। पाकिस्तान का यहाँ पर काम था इंडियन हाई कमिश्नर को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करना ताकि वह जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ सके नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन 3 घंटे लेट हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाता है। जब तक वह लाहौर पहुँचते हैं पता चलता है कि प्लेन दोबारा से टेक ऑफ कर चुका है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जब वहाँ एयरपोर्ट पर सारी लाइटें स्विच ऑफ कर दी गई थी, उनके कमांडोज ने पूरे प्लेन को घेर लिया था। फिर कैसे प्लेन टेक ऑफ कर गया, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन आगे की कहानी में कुछ क्लू जरूर मिलते हैं। फ्लाइट को अब लाहौर से ओमान की ओर ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी रिजेक्शन मिलता है, परमिशन नहीं मिलती लैंडिंग की। अगली लैंडिंग इस फ्लाइट की होती है दुबई के अल मिनहाद एयरवेज पर रात के करीब 3 बजे। यहाँ पर कड़ी नेगोशिएशन के बाद हाईजैकर्स 26 पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। इंडियन एयरलाइंस का एक स्पेशल रिलीफ एयरक्राफ्ट बुलाया जाता है दुबई में और वह इस पैसेंजर्स को ले जाकर वापस इंडिया छोड़कर आता है। पैसेंजर्स जो दुबई से लौट कर आए थे, उनकी मदद से काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलती है इस हाईजैक्ड फ्लाइट के बारे में। इसके असली नाम पता चलता है इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शकील। ज्यादातर हाईजैकर्स खुद पाकिस्तान के थे। एक दिन बीत जाता है, जो पैसेंजर्स अभी भी प्लेन के अंदर मौजूद है उनके लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने और पीने की सख्त कमी है। प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और इस बार ये जाता है अफगानिस्तान की ओर। 26 दिसंबर सुबह के 8 बजे प्लेन लैंड करता है कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और लैंडिंग के बाद यहाँ पर मौजूद तालिबान की अथॉरिटी ऑफर करते हैं कि वह मीडिएट करेंगे हाईजैकर्स और इंडिया के बीच में। सही सुना आपने, क्योंकि इस समय पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, लेकिन इंडिया इस तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। अगले 6 दिन तक प्लेन में बैठे लोग यहीं पर रहते हैं। इतना समय हो जाने के बाद भी 6 दिन तक वो लोग वहीं पर बंद रहते हैं। कोई अंदाजा नहीं उन्हें कि आगे क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या है, क्या वह यहीं पर मारे जाएंगे। तालिबान के असली इंटेंशंस पर शक होने लगता है इंडियन गवर्नमेंट को।
क्योंकि इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया गया तालिबान के लोगों ने, जिन्होंने हथियार पकड़े हुए। इंडियन एनालिस्ट का मानना है कि ये इसलिए किया गया ताकि इंडिया अपनी तरफ से कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना कर पाए हाईजैकर्स के अगेंस्ट। अजीत डोभाल, जो कि उस वक्त एक स्पेशल टीम का हिस्सा होते हैं जिसे कंधार भेजा जाता है हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए, वह कहते हैं कि हाईजैकर्स को एक्टिव आईएसआई से सपोर्ट मिल रहा था कंधार में। उन्हें गारंटी किया जा रहा था कि उन्हें सेफ एग्जिट मिलेगा। उनका कहना था कि अगर आईएसआई यहाँ इन्वॉल्व नहीं होती तो इंडिया इस हाईजैकिंग को रिजॉल्व कर पाती। तालिबान क्लियरली डिनाई कर देता है कि वह इंडियन फोर्सेस को कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करने नहीं देगा, लेकिन वह ये जरूर कहता है कि हम तुम्हारे बिहाफ में नेगोशिएट जरूर कर लेंगे। लोग अपनी उम्मीद खो रहे थे। उस वक्त के रो चीफ एएस दुलट जम्मू में पहुंचते हैं 30 दिसंबर को। चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो 2 प्रिजनर्स यहाँ पर हैं उन्हें रिहा कर दो। फारूक अब्दुल्ला बहुत रिलैक्सेंट थे। वह आर्ग्यू करते हैं कि इसका आगे जाकर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन एक्चुअली में उस वक्त प्रेशर इतना था कि उन्हें यह मजबूरन सुननी पड़ी और इन कैदियों को दिल्ली ले जाया जाता है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जशवंत सिंह के साथ एक फ्लाइट पर बिठाकर कंधार भेजा जाता है। अगला दिन 31 दिसंबर हाईजैकर्स की ये डिमांड सुन ली जाती है और 3 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाता है कंधार में। दूसरी तरफ से हाईजैकर्स भी प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन टीम ने एक्सपेक्ट किया था कि हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा तालिबान के द्वारा, लेकिन ऐसा वह करते नहीं है। तालिबान का सुप्रीम लीडर एक और तालिबान के लीडर के साथ हाईजैकर्स को और जो रिलीज टेररिस्ट थे उन्हें गाड़ी में बिठाकर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ। इस टाइम पर बहुत क्लियर हो गया था इंडिया के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके से इन्वॉल्व था इस हाईजैकिंग में। हरकत एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप था जो पीओके में एक्टिव था और 36 में से 33 प्रिजनर्स जिसकी रिहाई की मांग की गई थी वह खुद ही पाकिस्तानी थे। ये हाईजैकर्स सेफली बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर्स की जान में जान आती है। कई पैसेंजर्स इंजर्ड है, चोट लगी हुई है और ज्यादातर बहुत बुरी तरीके से भूखे हैं। 31 दिसंबर को ये वापस घर लौट कर आते हैं। इस कहानी को सुनकर एक अच्छी खबर जरूर है और वो ये कि आज के दिन तक ऐसा कोई हाईजैकिंग नहीं हुआ देश में। रेगुलेशन और प्रोसेसेस अब इतने सख्त बना दिए गए कि किसी भी प्लेन को हाईजैक करना बहुत मुश्किल बन चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।